हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल नितेश एजुकेशन 27 पर। फ्रेंड्स, मैं इस चैनल पर यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट एंड पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया पीएचडी एडमिशन्स एंड ऑल टाइप ऑफ टीचिंग वैकेंसीज लाइक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, साथ ही साथ एनटीए यूजीसी नेट से रिलेटेड किसी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को देता रहता हूँ। तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर सहायक आचार्य परीक्षा 2018 का सॉल्व पेपर। हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे और व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र था। तो आज पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि 15 मार्च को आपका एग्ज़ाम है उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर का। तो मनोविज्ञान सब्जेक्ट का हम लोग जो है आगे के क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ परस्यूएसिव कम्युनिकेशन, यानी निम्न में से कौन एक अनुनयात्मक संचार का घटक नहीं है। ऑप्शन ए है चैनल, बी है सेंडर, सी है रिसीवर, बी है बाइस्टैंडर। तो सबसे पहले मैं इसका राइट आंसर आपको बताना चाहता हूँ। जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाइस्टैंडर जो है परस्यूएसिव कम्युनिकेशन का कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है, इस प्रक्रिया में शामिल नहीं होता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या है, देखिए, ऑडियंस जो परस्यूएसिव कम्युनिकेशन है उसका मेन जो है 3 पार्ट है, एक चैनल, दूसरा सेंडर, तीसरा रिसीवर। तो सेंडर का मतलब देखिए जैसे सोर्स या एजुकेटर, अगर हम टीचिंग टर्म ले लें तो एजुकेटर। तो इसमें क्या क्रेडिबिलिटी, एक्सपर्टाइज, ट्रस्टवर्दीनेस, सिमिलरिटी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ। हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए। और ये सेंडर हो गया आपका। रिसीवर की बात करें तो ऑडियंस यानी पार्टिसिपेंट्स एज अ रिसीवर काम करेंगे। जैसे देखिए टेलर्ड टू द ऑडियंस, पर्सनली रिलेवेंट, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, मैसेज डिस्क्रिपेंसी। और जो लास्ट है आपका चैनल मैसेज या वर्कशॉप कंटेंट, जैसे रेशनल अपील, इमोशनल अपील, एविडेंस, एम्फेसिस ऑन रिड्यूसिंग रिस्क, गाइडेंस एज टू हाउ टू रिड्यूस रिस्क। तो ये जो है कि ये एक प्रक्रिया है परस्यूएसिव कम्युनिकेशन की जो इसके कंपोनेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर, हु प्रपोज्ड द सोशल कंपैरिजन थ्योरी, यानी सामाजिक तुलना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है एश, बी है हाइडर, सी है फेस्टिंगर और डी है शरीफ। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, फेस्टिंगर। इन्होंने 1954 में यानी 1954 में जो है सामाजिक तुलना सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग events is critical for the development of internal sex organs in males during 3rd month of gestation, है ना, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, अगर हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित घटनाओं में से कौन 3 महीने के गर्भाधान के दौरान नर के आंतरिक यौन अंगों के विकास के लिए क्रांतिक है। ऑप्शन ए है एक्टिवेशन ऑफ SRY जीन, बी है प्रेजेंस ऑफ एंटी मुलेरियन हार्मोन, सी है प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन की उपस्थिति और डी है डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, प्रेजेंस ऑफ एंटी म्यूलेरियन हार्मोन की उपस्थिति। ये जो है गर्भावस्था के दौरान नर के आंतरिक यौन अंगों के विकास के लिए क्रांतिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन, यानी कि वाइगोत्स्की जो लेव वाइगोत्स्की थे रशियन साइकोलॉजिस्ट, उनके अनुसार जो है विकास किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है आपका इन्वायरमेंटल प्रेशर, बी है मेंटल मैच्योरिटी, सी है सोशल इंटरेक्शन, डी है मोटिवेशन। तो लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी बहुत ही फेमस थ्योरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है, और इन्होंने सोशल इंटरेक्शन पे बहुत ही एम्फेसिस जोर दिया है अपनी थ्योरी में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है कि सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, यानी कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास है वो सामाजिक अंतःक्रिया पर काफ़ी हद तक निर्भर करता है, ठीक है। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में मैं ये बताना चाहता हूँ आपको
कि इन्होंने जो है कि इसके फोल्डिंग जैसा टर्म दिया था, ठीक है, इसको फोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात की है इन्होंने, साथ ही साथ MKO और माफ कीजिएगा MKO और LKO यानी मोर नॉलेजेबल देन अदर्स एंड लेस नॉलेजेबल देन अदर्स की बात इन्होंने की है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि बच्चे का एक जोन होता है जिसमें आई कैन डू, वो ऐसे कुछ अपनी नॉलेज के अनुसार कुछ काम खुद से अपने लेवल पे कर सकता है। दूसरा है जोन जिसमें वो आई कैन डू विद द हेल्प ऑफ अदर्स, यानी वो कोई भी काम कर सकता है या कोई भी नॉलेज गेन कर सकता है दूसरे की मदद करके। और थर्ड जोन जो होता है वो ऐसा जोन होता है चाहे कोई भी उसकी कितनी भी मदद कर दे वो काम वो कर ही नहीं सकता, यानी आई कांट डू। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी वाइगोत्स्की को लेकर के। और वाइगोत्स्की का जो स्पीच है इन्होंने ये भी बताया कि ये प्राइवेट स्पीच बच्चा करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी काफ़ी अच्छी थ्योरी है और काफ़ी लंबी भी है, तो यहाँ पर डिस्कस करना उतना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हेरिडिटी इज़ नॉट डायरेक्टली कंसर्न विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से किस एक से आनुवंशिकता का सीधा संबंध नहीं है या सीधे तौर पर संबंध नहीं है। ऑप्शन ए है मीम्स, बी है जीन्स, सी है DNA, डी है RNA। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों को भी पता है DNA, RNA और जीन्स ये जो है सीधे तौर पर आनुवंशिकता से संबंधित होते हैं। माँ बाप के जो गुण हैं बच्चों में कैसे जाते हैं, ये सारे रीजंस हैं जीन्स के रिगार्डिंग ही पहुँचते हैं। तो मीम्स जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी मीम्स जो है आनुवंशिकता पर सीधे तौर से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। मीम्स होता क्या है, मीम्स सूचना का एक टुकड़ा होता है, यानी अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम को स्थानांतरित किया जाता है। यानी मीम्स क्या है, मीम्स एक पीस है इंफॉर्मेशन का, यानी अ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम सो दैट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द आनुवंशिकता यानी जेनेटिक्स, ठीक है, या हेरिडिटी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एट विच एज लेवल बेबीज डिफ्रेंशिएट बिटवीन फ्रेंड्स एंड स्ट्रेंजर्स बाई स्माइलिंग एट द फॉर्मर एंड शोइंग फियर इन द प्रेजेंस ऑफ द लेटर, यानी बच्चे किस आयु वर्ग में मित्रों की उपस्थिति में, किस आयु वर्ग में मित्रों की उपस्थिति में, आगे है देखिए, मुस्कुराकर तथा अजनबी की उपस्थिति में भय प्रदर्शित कर दोनों में भेद करते हैं। यानी क्वेश्चन समझ में आ गया, बच्चे किस उम्र में अपने लोगों को पहचानते हैं तो मुस्कुराते हैं और अजनबी को देखते हैं तो डर जाते हैं। तो ऑप्शन ए है 6 to 7 मंथ, यानी 6 से 7 महीने का बच्चा होता है तब, या बी है 4 to 5 मंथ, सी है 8 to 9 और डी है 2 to 3 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। जब बच्चा 6 से 7 महीने का हो जाता है तब वह यह पहचान करने लगता है कि जो उसके जान पहचान के हैं, जो अपने हैं उनको देखकर वो मुस्कुराता है और जो अपने नहीं हैं उनको देखकर वो सैड हो जाता है, ठीक है, भय प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ सेड दैट डिसीजन आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस, यानी किसने कहा है कि निर्णय न्याय और निष्पक्षता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए है करोल गिलियन, बी है स्कोई, सी है कोहलबर्ग, डी है वॉकर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने ये कहा है कि निर्णय न्याय और निष्पक्षता के सार्वभौमिक सिद्धांतों पर आधारित होते हैं। इसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। ये कोहलबर्ग की जो थ्योरी है, इन्होंने अपनी थ्योरी को 3 पार्ट में बांटा है, प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। प्री कन्वेंशनल स्टेज जो है इन्होंने एक मोटा मोटा एज बताया है या डिसाइड किया गया है, 3 से 7 साल का बच्चा जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज में होता है और 8 से 13 साल का बच्चा कन्वेंशनल स्टेज में और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में एडल्टहुड होता है, ठीक है। प्री कन्वेंशनल एज में क्या होता है, बच्चा मोरल रीजनिंग करता है बेस्ड ऑन रिवार्ड एंड पनिशमेंट, यानी रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के थ्रू बच्चा जज होता है, जो भी चीज़ें वो डिस्कशन करता है, निर्णय लेता है। कन्वेंशनल स्टेज में मोरल रीजनिंग और बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एथिक्स पे बच्चे का ध्यान ज़्यादा होता है। और पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन पर्सनल एथिक्स, यानी कि एक आता है एक्सटर्नल एथिक्स। कन्वेंशनल स्टेज में बच्चा जो है बाह्य नियमों से प्रभावित होता है, बाह्य नैतिक विचारों से, नियमों से। इन पोस्ट कन्वेंशनल में जब बच्चा एडल्टहुड में आ जाता है,
मैच्योर हो जाता है, तब वो अपने उसके हिसाब से जो नैतिक है, समाज में जो सोशल कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से जो सही है वो काम करता है। तो जैसे कि प्री कन्वेंशनल स्टेज को हर स्टेज को दो सब स्टेजेस में बांटा गया है। तो टोटल 6 सब स्टेजेस हैं इनकी, जिसमें क्या है कि पहली जो सब स्टेज है अवॉइड पनिशमेंट, जैसा कि रिवार्ड और पनिशमेंट की ओर बच्चे का ध्यान होता है, सेल्फ इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद सेकंड वाले में गुड बॉय एटीट्यूड, लॉ एंड ऑर्डर, मोरालिटी आ जाती है। थर्ड में सोशल कॉन्ट्रैक्ट और प्रिंसिपल आ जाते हैं। ठीक है, तो स्टेज 1 इसी तरीके से यहाँ पर भी है, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, ओरिएंटेशन, वही चीज़ें हैं जो मैंने इस फिगर में डिस्कस की है। तो इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। और कोलबर्ग की थ्योरी का जो है मोरल डेवलपमेंट थ्योरी कही जाती है, और हाइंस डिलेमा का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने ही दिया था। ठीक है, तो ऐसे पूछा जा सकता है, जैसे मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन कोलबर्ग की किस स्टेज में या किस सब स्टेज में आता है। तो लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन जो है कन्वेंशनल मोरालिटी है, और ये स्टेज 4 का पार्ट है। इसी तरीके से पूछा जा सकता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल किस पार्ट का हिस्सा है, तो पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी है या फिर स्टेज 6 है। तो इस तरीके से एक बार आप लोग अपने लेवल पर थ्योरी देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेटर, यानी निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ प्रेरक का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए है आपका अ पे इंक्रीज, यानी वेतन में वृद्धि देना, इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है, या बी प्रमोशन है, सी सेटिस्फेक्शन इन अ जॉब वेल डन, और डी है गुड वर्किंग कंडीशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी कि आप इंट्रिंसिक मोटिवेट कब होंगे, यानी आप आंतरिक रूप से कब प्रेरित होते हैं, जब आप सेटिस्फाई होते हैं किसी चीज़ से, जब संतुष्ट हो जाते हैं। तो जब आप अपनी जॉब में अच्छी तरह से संतुष्ट हैं, यानी अपनी जॉब में किए गए कार्यों से संतुष्टि मिलती है, तुष्टि गुण मिलता है आपको, तो आपके अंदर एक अभिप्रेरणा आती है, एक मोटिवेशन आता है, जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र संगठनात्मक व्यवहार अध्ययन से सीधा संबंधित नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं, आयोग ने इस क्वेश्चन को हटा ही दिया था, इसमें कोई भी आंसर को मतलब ये क्वेश्चन निल कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि इसमें इन्होंने जो भी ऑप्शन दिए थे वो सारे किसी न किसी तरीके से संबंधित हैं, सीधा संबंधित हैं, यानी कि हर एक फील्ड जो है, जैसे पॉलिटिकल साइंस है, लॉ है, सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, ये सब डायरेक्टली संबंधित है किससे, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज़ से। तो क्वेश्चन आयोग ने इसको हटा ही दिया था, और इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी देना चाहता हूँ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तौर पर, कि ये देखिए, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है किसी भी संस्थान का या ऑर्गेनाइजेशन का, जो बिहेवियर होता है वो डायरेक्टली क्या बोलते हैं, अफेक्ट डालता है, कि डायरेक्टली अफेक्टेड होता है किससे, पॉलिटिकल साइंस से, यानी राजनीति शास्त्र से, एंथ्रोपोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, सोशल साइकोलॉजी से, सोशियोलॉजी से और साइकोलॉजी से, यानी ये जो फील्ड्स हैं इनसे तो ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड होता ही होता है। तो ऑप्शन जो है इसमें कोई भी सही नहीं है, सारे ऑप्शन जो है इसके मतलब इन द सेंस इसके सारे ऑप्शन सही हैं। क्यों, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होता है इन चारों चीज़ों से, पॉलिटिकल साइंस से, लॉ से, सोशियोलॉजी से, साइकोलॉजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैचिंग करना है, लिस्ट 1 इधर दे रखी है और इधर लिस्ट 2 दे रखी है, और इधर जो है साइकोलॉजिस्ट के नाम दे रखे हैं, और इधर जो है आपको उनसे मैचिंग करनी है कि कौन किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है, पहले तो वो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखिए, रॉबर्ट ओवन, हेनरी एल गेंट और डब्ल्यू क्ले हैमर इधर दे रखे हैं, और इधर मोटिवेशन थ्योरीज, पर्सनल मैनेजमेंट और इंसेंटिव स्कीम्स हैं। आगे अगर हम बात करें ऑप्शन की, तो नेक्स्ट ऑप्शन है इधर आपका, यस, द नेक्स्ट ऑप्शन इज क्लेटन एल्डरफर, और इधर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब राइट आंसर ए होने का मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रॉबर्ट ओवन जो है कर्मचारी व्यवस्था से संबंधित हैं। ठीक है, जो रॉबर्ट ओवन हैं, हाँ यहाँ देखिए,
जो रॉबर्ट ओवन है, यानी कि ऑप्शन ए का जो है ऑप्शन नंबर 2 है, कर्मचारी व्यवस्था से। रॉबर्ट ओवन किससे संबंधित है? पर्सनल मैनेजमेंट से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। रॉबर्ट ओवन जो है किससे संबंधित है? पर्सनल मैनेजमेंट से, कर्मचारी व्यवस्था से संबंधित हैं। डब्ल्यू क्ले हैमर संबंधित है इंसेंटिव स्कीम से, ठीक है, कर्मचारी के लिए प्रोत्साहन, इंसेंटिव स्कीम, यानी डब्ल्यू क्ले हैमर, यानी सी का ऑप्शन सी ही सही है, इंसेंटिव स्कीम से, ठीक है। और हेनरी एल गेंट किससे संबंधित है? हेनरी एल गेंट संबंधित है ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका व्यवहार परिमार्जन टेक्निक से, यानी बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक से संबंधित है हेनरी एल गेंट, ठीक है, यानी C3, ऑप्शन नंबर सी का 3। और क्लेटन एल्डरफर किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा सिद्धांत से। क्लेटन एल्डरफर किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा सिद्धांत से। अभिप्रेरणा सिद्धांत आपका ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है। तो इसको लिख लीजिएगा कहीं पर ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आगे जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका ये है, देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विद डेवलपिंग लोगो थेरेपी, यानी लोगो चिकित्सा विकसित करने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए है फिट्जपल्स, बी है एरिक बर्न, सी है विक्टर फ्रैंकेट और डी है रोलोमे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, विक्टर फ्रैंकेट, यानी विक्टर फ्रैंकल को लोगो चिकित्सा विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। और यह चिकित्सा है क्या? यह व्यक्ति के अपने जीवन के अर्थ और महत्व से संबंधित है। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ आपको। लोगो चिकित्सा जो है व्यक्ति के जीवन और अर्थ से संबंधित है, ठीक है। माफ कीजिएगा, वो क्वेश्चन उसका जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सीरियस सिम्टम ऑफ डिसोशिएटिव हिस्टीरिया, यानी निम्नलिखित में से किसे मनोविच्छेदी हिस्टीरिया का सबसे गंभीर लक्षण माना गया है? तो ऑप्शन ए है आपका आत्मविस्मृति यानी फ्यूग, बी है एमनेशिया, सी है सोमनब्जुलिज्म निद्रा भ्रमण और डी है डबल पर्सनैलिटी। तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फ्यूग जो है आत्मविस्मृति जो है डिसोशिएटिव हिस्टीरिया से संबंधित होता है। इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। देखिए, जो डिसोशिएटिव डिसऑर्डर होते हैं DSM-5 2013 के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने ये डिफाइन किया है। देखिए, अवेयरनेस ऑफ मेमोरी और आइडेंटिटी, इसमें कई टाइप्स हैं, जैसे साइकोजेनिक एमनेशिया, ये है डिसोशिएटिव एमनेशिया, साइकोजेनिक फ्यूग, डिसोशिएटिव फ्यूग, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डिसोशिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर और डिसपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन, ये है डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये था ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन विच एक्सिस ऑफ DSM-4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैव बीन केप्ट, यानी DSM-4 के किस आयाम पर व्यक्तित्व विकृतियों को रखा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सिस 2 पर, आयाम 2 पर रखा गया है किसे? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स को। और DSM का फुल फॉर्म क्या है? DSM का फुल फॉर्म आपको बताना चाहता हूँ, डायग्नोसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। इसको ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है नेक्स्ट टाइम इस बार फुल फॉर्म पूछ लिया जाए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजाइटी एंड होस्टिलिटी कैन इंक्रीज द रिलीज ऑफ, यानी कि दुश्चिंता तथा विद्वेष स्राव को बढ़ा सकते हैं, यानी किस स्राव को, कौन से हार्मोन को बढ़ा सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा, कैटेकोलामाइंस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं, या कैटेकोलामाइंस नामक न्यूरोट्रांसमीटर का अधिक स्राव जो है दुश्चिंता तथा विद्वेष को बढ़ा सकते हैं। यानी कि दुश्चिंता तथा विद्वेष किसके स्राव को बढ़ा सकते हैं? कैटेकोलामाइंस को, ठीक है। कैटेकोलामाइंस जो हार्मोन है उसको बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डिसोशिएटिव डिसऑर्डर, यानी कि डिसोशिएटिव डिसऑर्डर की सबसे सामान्य रूप क्या है? सामान्य रूप का तो ऑप्शन ए है साइकोजेनिक एमनेशिया, बी है मेलिंगेरिंग मिथ्या रोग, सी है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, डी है साइकोजेनिक फ्यूग। तो ऑप्शन जो इसका सही है राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइकोजेनिक एमनेशिया। जो साइकोजेनिक एमनेशिया होता है ये डिसोशिएटिव डिसऑर्डर का सबसे कॉमन रूप है। तो डिसोशिएटिव एमनेशिया देखिए क्या है,
डिसोशिएटिव एमनेशिया फॉर्मली साइकोजेनिक एमनेशिया। अच्छा देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जा सकता है कि विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज डिसोशिएटिव एमनेशिया, तो डेट इज साइकोजेनिक एमनेशिया। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच डिसीज इज ऑल्सो नोन एज डिसोशिएटिव एमनेशिया, तो साइकोजेनिक एमनेशिया या साइकोजेनिक एमनेशिया इज ऑल्सो नोन एज डिसोशिएटिव एमनेशिया, यानी दोनों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है। आखिर इसमें होता क्या है, देखिए, द टेम्परेरी लॉस ऑफ रिकॉल मेमोरी, यानी कि जो स्मृति क्षमता है उसका टेम्परेरी लॉस हो जाता है, एंड स्पेसिफिकली एपिसोडिक मेमोरी, स्पेसिफिकली ये इफेक्ट डालता है हमारी एपिसोडिक मेमोरी पे, ठीक है, ड्यू टू अ ट्रॉमेटिक एंड स्ट्रेसफुल इवेंट। और किस वजह से, ट्रॉमेटिक और स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से इट इज़ कंसिडर्ड द मोस्ट कॉमन डिसोसिएटिव डिसऑर्डर अमंग दोज डॉक्यूमेंटेड, और इसे सबसे सामान्य माना गया है और सारे डिसऑर्डर्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अल्जाइमर डिसीज रिजल्ट्स फ्रॉम डीजेनरेशन ऑफ सेल्स दैट प्रोड्यूस, यानी कि जो अल्जाइमर रोग होता है उन कोशिकाओं के उपविकास का परिणाम होता है जो उत्पन्न करती हैं, क्या उत्पन्न करती हैं, यानी कौन सा हार्मोन कह सकते हैं। ऑप्शन ए है नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, एसिटिलकोलिन और सेरोटोनिन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है एसिटोकोलिन, यानी कि अल्जाइमर रोग उन कोशिकाओं के विकास का परिणाम होता है जो एसिटिलकोलाइन उत्पन्न करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट मेजर्ड बाय MMPI, ठीक है। तो MMPI किसके द्वारा मेजर, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा बीमा MMPI द्वारा मापित नहीं होता है, हिप्नोमेनिया, सीजोफ्रेनिया, साइकोस्थेनिया यानी मनोदुर्बलता और फोबिया। तो इसका जो राइट आंसर है पहले वो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, यानी फोबिया का मेजर हम लोग MMPI से नहीं कर सकते हैं, यानी MMPI एक मनोमितिक व्यक्तित्व मापनी है, यानी एक साइकोमेट्रिक स्केल है MMPI, और इसका फुल फॉर्म है मिनेसोटा मल्टीफेजिक, इसका नाम याद रखिएगा, मिनेसोटा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, ठीक है, इसका पूरा नाम ये है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। और इससे हम लोग हाइपोमेनिया का मेजरमेंट कर सकते हैं, मनोविदालता कर सकते हैं, और साइकोस्थेनिया यानी मनोदुर्बलता कर सकते हैं। किसका नहीं कर सकते, फोबिया का नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है फोबिया को मेजर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोजेक्टिव टेस्ट, यानी कि इनमें से कौन प्रोजेक्टिव टेस्ट नहीं है। तो देखिए, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और TAT थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये सारे जो हैं आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं, है ना। TAT के बारे में किसने दिया है, मुर्रे ने दिया है, आपने को पता ही होगा। और ऑप्शन डी जो आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर है। MMPI एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है, अभी जस्ट पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बात की, MMPI कैसा है, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट है। और फ्री प्रोजेक्टिव टेस्ट कौन कौन से हैं, फ्री एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और TAT थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, ये सारे जो हैं आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जुंग आर्ट, रिलीजन, मिथ एंड ड्रामा आर इम्पॉर्टेंट टू इंडिविजुअल फंक्शनिंग बिकॉज दे, यानी कि युंग के अनुसार कला, धर्म, मिथक तथा ड्रामा व्यक्ति की प्रक्रियात्मक के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये, अब इसका जो राइट आंसर है वो मैं बताऊं, क्योंकि ये आर सिंबल्स दैट अपील टू बेसिक आर्कीटाइप्स, यानी क्योंकि ये वो प्रतीक हैं जो मूल आदि प्ररूप को अपील करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अब कार्ल जुंग के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं क्या है। तो कार्ल जुंग जो है 1922 में इन्होंने थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी, जिसमें क्या कहा था, इंडिविजुअल बिहेवियर हैज़ डिस्टिंक्ट पैटर्न्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्होंने कहा था कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तिगत जो व्यवहार होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, अलग अलग पैटर्न होता है, उसका अलग अलग विशेषताएं होती हैं। तो जैसे इन्होंने कुछ बताया, मान लीजिए जजमेंट में थिंकिंग और फीलिंग, और एनर्जी में इन्होंने कहा कि हर इंसान दो टाइप का होता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, बाद में एम्बीवर्ट जोड़ा गया। फिर परसेप्शन जो है सेंसिंग और इंट्यूशन के जरिए, यानी कि हाउ यू टेक इन इन्फॉर्मेशन, यानी आप इन्फॉर्मेशन कैसे लेते हैं, परसेप्शन के थ्रू।
हाउ यू फोकस एंड डायरेक्ट योर अटेंशन एनर्जी, आप अपनी अटेंशन और एनर्जी को कैसे फोकस करते हैं, तो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये दो तरीके हैं। और हाउ यू मेक डिसीजन, आप निर्णय कैसे लेते हैं, थिंकिंग और फीलिंग के थ्रू निर्णय लेते हैं। तो ये था नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्राइड साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट स्टेजेस, यानी कि फ्राइड की जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है या साइकोडायनेमिक थ्योरी है या साइको एनालिटिक थ्योरी हम बोलते हैं इनकी थ्योरी को, सिगमंड फ्राइड की, तो उनका जो राइट स्टेज है वो क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। सबसे पहले ओरल स्टेज है, फिर एनल, फिर फैलिक, फिर ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेनेटल होता है, तो लेटेंसी ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो डायरेक्ट जेनेटल दे रखा है, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए, सिगमंड फ्राइड ने जो 5 स्टेजेस दी थी, ओरल स्टेज 0 to 1 ईयर, 0 से 1 साल की बच्चे की ओरल स्टेज होती है, इसमें शकिंग जो है मेन इसके वो रिफ्लेक्सेस होते हैं। एनल स्टेज 2 से 3 साल का बच्चा, बिगिन पॉटी ट्रेनिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग का काम है इसमें। फैलिक स्टेज 3 से 6 साल का बच्चा, और इसमें बॉयज़ अपनी मदर से और गर्ल्स अपने फादर से अटैच होते हैं इमोशनली, ठीक है, और सेक्सुअली कह सकते हैं। लेटेंसी स्टेज क्या है, 6 ईयर के ओल्ड और बच्चा से प्यूबर्टी, 6 ईयर टू प्यूबर्टी चलता है, और इसमें क्या होता है, सुसुप्ता अवस्था होती है, इसमें चिल्ड्रन स्पेंड मोर टाइम एंड इंटरेक्ट मोस्टली विद सेम सेक्स पियर्स, यानी अपने जो सेम सेक्स होते हैं, जैसे गर्ल से अट्रैक्ट होती है और बॉयज़ से होते हैं, खेलने कूदने में बच्चों का मन लगा रहता है, पढ़ाई में मन लगा रहता है, ज़्यादा इनको एडोलसेंस की सिम्टम्स नहीं होते हैं। जेनेटल स्टेज क्या होता है, बियॉन्ड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की बात होता है, इसमें इंडिविजुअल आर अट्रैक्ट टू अपोजिट सेक्स पेयर्स, यानी इंडिविजुअल्स अपने से दूसरे सेक्स की ओर जो है अट्रैक्ट होने लगता है। नेक्स्ट है, देखिए आपका इन्होंने इड, ईगो, सुपर ईगो का भी कॉन्सेप्ट बताया है। इड क्या है, अनकॉन्शियस लेवल पर होता है, और जो एक बच्चे का नेचर होता है, बेसिक इम्पल्सिव, सेक्स एंड एग्रेशन, सीकिंग इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, इरिटेशनल एंड इम्पल्सिव, ऑपरेट्स एट कॉन्शियस लेवल, तो इड है। ईगो क्या है, ईगो प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी टाइप का है, कॉन्शियस लेवल का है ईगो, और सुपर ईगो क्या है आपका, प्री कॉन्शियस लेवल। ठीक है, तो इन्होंने जो 3 चीज़ें बताई थी, प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी और प्रिंसिपल ऑफ प्लीजर, तो इड जो है प्रिंसिपल ऑफ प्लीजर पर वर्क करता है, ईगो जो है प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी पे, और सुपर ईगो जो है प्रिंसिपल ऑफ मोरलिटी पे कार्य करता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत से क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विच थ्योरी द गोल ग्रेडियंट इज रिलेटेड, यानी लक्ष्य प्रवणता का संबंध किस सिद्धांत से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, बिहेवियरल थ्योरी, यानी व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है क्या, गोल ग्रेडियंट थ्योरी। तो गोल ग्रेडियंट थ्योरी क्या है, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, व्हाट इज गोल ग्रेडियंट इफेक्ट। सबसे पहले गोल ग्रेडियंट थ्योरी की चर्चा किसने की, क्लार्क हल ने, जो कि व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे 1932 ईस्वी में। द गोल ग्रेडियंट इफेक्ट states that as people get closer to a reward they speed up their behavior to get their goal faster, यानी बच्चे जो हैं कि जब अपने लक्ष्य के पास पहुंचते हैं तो वो रिवॉर्ड पाने के लिए और तेज़ी से जो है अपने व्यवहार को लक्ष्य की ओर बढ़ाते हैं। इन अदर वर्ड्स, पीपल आर मोटिवेटेड बाई हाउ मच इज लेफ्ट टू रीच देयर टारगेट, नॉट हाउ फार दे हैव कम, यानी कि दूसरे शब्दों में बात करें तो जो व्यक्ति है वो इस बात से ज़्यादा क्या बोलते हैं कि इस बात से वो ज़्यादा इस बात से वो ज़्यादा मोटिवेटेड होता है कि अब उसे लक्ष्य कितना पाना बाकी रह गया है, ना कि इस बात से कि उसने कितना लक्ष्य पा लिया है। यानी अब मंजिल दूर नहीं वाली बात है कि मंजिल अगर सामने दिख रही हो तो वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होता है कि जल्द से जल्द वो अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन रीजनिंग द एसोसिएशन बिगिन्स विद प्रॉब्लम एंड एंड विद अ एन, यानी तर्कणा के समस्या के साथ साहचर्य आरंभ होता है तथा समाप्त होता है, ऑप्शन ए है समाधान के साथ। भाई जाहिर सी बात है, प्रॉब्लम कहाँ पर खत्म होगा, सॉल्यूशन पर, यानी कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान अंतिम स्टेज होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, तर्कणा के समस्या के साथ साहचर्य आरंभ होता है अर्थात समस्या उत्पन्न होने तर्कणा शुरू होती है और समाधान मिलने के साथ ही साथ वो समाप्त हो जाती है। अब अगला है, टेलीग्राफिक स्पीच इज टिपिकल ऑफ द स्टेज, यानी टेलीग्राफिक स्पीच जो है वो किस अवस्था का प्रारूपिक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ये दो शब्द की अवस्था होती है जब बच्चा दो शब्द जैसे हाउ मच या फिर द फादर या फिर द मदर या फिर गिव मी, ये दो शब्द मिलाकर जब बच्चा बोलने लगता है तो वो टेलीग्राफिक स्पीच कहलाता है। इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, मैंने पूरा एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ दे रखा है कि जब बच्चा जो है 6 से 8 मंथ का होता है तो वो रिपीटेटिव सीवी पैटर्न्स दिखाता है और इसको बैबलिंग कहते हैं। जब बच्चा एक शब्द केवल बोल पाता है जैसे वन मॉर्फिम ऑफ वन यूनिट या होलोफेजिक स्टेज भी उसे बोलते हैं, 9 से 18 मंथ का बच्चा होता है, और सिंगल ओपन क्लास वर्ड्स और वर्ड स्टेम्स, ठीक है। और 2 वर्ड स्टेज जब बच्चा दो शब्द मिलाकर बोलता है तो 18 से 24 महीने का बच्चा दो शब्द मिला के बोलने लगता है जैसे मिनी सेंटेंसेस, ठीक है। टेलीग्राफिक स्टेज 24 से 30 मंथ का बच्चा होता है, ठीक है। तो टेलीग्राफिक स्पीच की बात करता है जैसे टेलीग्राफिक सेंटेंस स्ट्रक्चर लेक्सियल रेदर देन फंक्शनल, तो ये है। और लेटर मल्टीवर्ड स्टेज 30+ मंथ का बच्चा बोलता है, ठीक है। तो स्टेजेस थी ये। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, ऑफ द फॉलोइंग हु हैज़ नॉट डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू 2 जनरल कंपोनेंट्स, यानी निम्नलिखित में से किसने बुद्धि को 2 सामान्य संघटकों में विभाजित नहीं किया है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 थर्स्टन ने जो है बुद्धि को 2 सामान्य संघटकों में विभाजित नहीं किया है। तो इसीलिए देखिए थर्स्टन की थ्योरी को क्या बोलते हैं, ट्रायर्किक थ्योरी बोलते हैं, ठीक है। त्रिस्तरीय सिद्धांत बोलते हैं थर्स्टन की थ्योरी को। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छे से तैयारी कीजिए क्योंकि 15 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। और अगर आप किसी भी चीज़ से कोई कन्फ्यूजन है किसी भी क्वेश्चन से तो ज़रूर कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 एजुकेशन, साथ ही साथ किसी भी प्रकार की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, चाहे वो पीएचडी एडमिशन से नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।